बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स का आज सेकेंड लेक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, के ज़मीन के ऊपर जी की वैल्यू जो हम निकालते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो अर्थ के ऊपर हम उसकी वैल्यू ड्राइव करेंगे। देखें, वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू ड्राइव करने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसको रिवाइंड करना पड़ेगा। लेट्स सपोज करें कि ये अर्थ है, ज़मीन है और इसके ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब न्यूटन ने क्या कहा था, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। लेट्स सपोज कि ये बॉडी जो है उसका मैस m है, ये बॉडी जो है छोटी है, उसका जो मैस है वो स्मॉल m है, और इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो रेडियस ऑफ अर्थ RE है। RE का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये ज़मीन, ये अर्थ जो है वो इस बॉडी को, ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है उसको अट्रैक्ट कर रही है और वो बॉडी भी इसको अट्रैक्ट कर रही है। इस हिसाब से न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m और स्मॉल m। बड़ा m मतलब मैस ऑफ अर्थ और छोटा m का मतलब ये मैस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों के दरम्यान में जो फासला है वो RE है, तो जो सेकंड पोर्शन था वो हो जाएगा 1/r का स्क्वायर या RE रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, एक ही बात है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m यानी मैस ऑफ अर्थ ओवर मैस ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो F इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर R का स्क्वायर या RE का स्क्वायर। अब यहां से देखें कि F किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। इस F की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, mg इज इक्वल टू जी एम ई एम ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। R का स्क्वायर है तो मतलब RE का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों साइडों से मैस से कट जाएगा तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, G इज इक्वल टू जी एम ई ओवर R का स्क्वायर, RE का स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे हमने G की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे हम सारे कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर देंगे। जो कैपिटल G है ये होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। मैस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब ये जो हमारी है इक्वेशन, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इन सब की वैल्यूज एज इट इज जो है वो पुट हो जाएंगी। सो G इज इक्वल टू कैपिटल G की जगह 6.673 इंटू 10⁻11। ME मैस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 ओवर R का स्क्वायर मीन्स 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ये ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.673 इंटू 6 तो ये आपके पास आ जाएगा 40.03 इंटू 10⁻11 प्लस 24 बेस सेम है पावर तो ये आ जाएगा 13 ओवर नीचे जो है 6.4 का स्क्वायर किया जाएगा, 6.4 का स्क्वायर आ जाएगा 40.96 इंटू 10⁻12। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, 40.03 डिवाइडेड बाय 40.96, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 0.9772 इंटू 10⁻, ये नीचे से ऊपर जाएगा 13 माइनस 12 तो 1 हो जाएगा, वो ना भी लिखें तो ठीक है। अब ये आ गया 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो G की वैल्यू जब 0.977 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.772 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि G की वैल्यू ऑलमोस्ट इसको राउंड ऑफ करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। यही आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि हमने प्रूफ किया आज कि G की वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ G यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हुए हमने G की वैल्यू को ड्राइव किया है।
नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। ये आप पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, और जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती जाती है। जी द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद हाइट विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट या एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये इंक्रीज होती है। अब ये इक्वेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है देखें। जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। अब सपोज करें कि ये अर्थ है, ज़मीन है। अब इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर था। अब ज़मीन के ऊपर नहीं है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या है, उसकी आगे हाइट है। तो ये सारे का सारा फिर क्या हो जाएगा, ये आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, तो हो जाएगा आर ई प्लस एच। रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट बीच में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आर है फिर वो आर तो ना रहा, बीच में एच भी, हाइट भी ऐड हो जाएगी। सो जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही फार्मूला के जरिए जो है वो हम वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हाइट पे चली जाए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर चला गया है थोड़ा, तो उसके बाद जी की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे सिर्फ रेडियस है, यहाँ पे रेडियस के साथ हाइट भी ऐड हो रही है। यानी कि अगर कोई नीचे जो है वो 1000 था, तो ये तो ज़मीन का रेडियस हो गया 6.4 × 10⁻⁶। कोई ऑब्जेक्ट इससे भी 1000 ऊपर चला गया तो वो फिर उसके अंदर ऐड होना है। जब ऐड होना है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है ना वो बड़ा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो जब डिवाइड करेंगे हम तो फिर वैल्यू उसकी छोटी आएगी। इस तरीके से हम जो है वो रेडियस उसकी हाइट जो है वो इफेक्ट करती है वैल्यू ऑफ जी, फिर जी की वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ये आपने जो स्टडी करना है, ठीक है। इसको रीड कर लें बस। कहते टू बेटर अंडरस्टैंड द ग्रेविटेशनल फील्ड सराउंडिंग द अर्थ वी कैन विजुअलाइज द प्लैनेट एज अ परफेक्ट यूनिफॉर्म स्फीयर। कि अगर हम चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ें तो उसके लिए हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि अगर इरेगुलर शेप में होगा तो फिर हम उसको कभी भी जो है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होगा, तो फिर हम उसके जो है लॉन्गिट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते, जिस वजह से हम उसको नहीं बता सकेंगे सही तरीके से। कहते हैं द फील्ड एक्ट्स एज इफ ऑल द मैस इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। वो द सेंटर के ऊपर सारे का सारा उसका मैस होगा, रिजेंबलिंग दैट द पॉइंट मैस विद द सेम टोटल मैस। फॉर लोकेशन दैट सिचुएटेड आउटसाइड द अर्थ सरफेस वी कैन conceptualize the earth mass being concentrated as a single point located at its center। एक पॉइंट सेंटर का ले लें ज़मीन का, और फिर चारों तरफ से चूँकि वो पूरा एक प्रॉपर स्फेयर होगा तो फिर इसका एरिया जो होता है स्फेयर का 2/3 पाई आर स्क्वायर के फार्मूले के तहत जो है वो हम इसका पूरा एरिया निकाल देंगे, और उसके बाद जो है हम इसकी जो है वो फील्ड लाइंस जो है फाइंड आउट फिर कांस्टेंट होंगी। और अगर जो है ये इरेगुलर शेप का होगा, डेंसिटी भी डिफरेंट हो जाएगी उस तरीके से, और जो लाइंस होंगी वो भी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हम नहीं कर सकते इसको फिर स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक इज सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट्स। सैटेलाइट क्या होता है कि अगर हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ें, बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ें, ठीक है, लाइक सन मून वगैरह, ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिसको कह लें, इनमें पढ़ें तो जो हमेशा जो है वो मैस में बड़ा होगा, उसके सराउंडिंग में छोटे जितने भी होंगे वो उसके अगर तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ गए हैं तो वो उसके गिर्द गोल दायरे में घूमते रहेंगे और वो एज ए सैटेलाइट एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे ज़मीन के लिए मून जो है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। हमारी ज़मीन है और चारों तरफ मून जो है वो उसकी ग्रेविटेशन की वजह से ही इसके चारों तरफ जो है घूम रहा है। मून हमारे लिए एक नेचुरल सैटेलाइट है, हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। सिमिलरली हमारी ज़मीन जो है वो सूरज से छोटी है, तो हमारी जो अर्थ है वो सन के सराउंड कर रही होती है। तो ये जो है ना वो सैटेलाइट होते हैं और इनके ऑर्बिट्स होते हैं। कहते हैं सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स प्लैनेट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कि एक सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी प्लैनेट के गिर्द उसकी ग्रेविटी की वजह से घूमता है। नेचुरल बॉडी ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट, डॉर्फ प्लैनेट और द माइनर प्लैनेट, जो छोटे वाले प्लैनेट होते हैं वो बड़ी बॉडी के गिर्द ग्रेविटी की वजह से गोल दायरे में घूमते रहते हैं। और ये देखिए मेजर प्लैनेट्स दैट नेचुरल सैटेलाइट ऑफर नेम्ड एज मून्स, के जो नेचुरल होते हैं उनको मून्स का नाम लिया जाता है।
हमारा एक मून है, वो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जियोग्राफी वगैरह में के 22 मून्स भी हैं, 17, 15, 14 मून्स भी हैं जुपिटर वगैरह के। आगे जाके ये याद रखिएगा, जितना मैस बड़ा होता जाएगा उसके मून्स की तादाद भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। सो अगर ज़्यादा बड़े बॉडीज़ हैं, ज़्यादा बड़ी सेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उस सूरत में उनके मून का साइज भी बड़ा होगा। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये तो हो गए नेचुरल सैटेलाइट जो कि नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। ये नेचुरल तो नहीं होते, लेकिन हम इनको आर्टिफिशियली तौर पे जो है वो ऐसा बनाते हैं कि ये उसके सराउंड ज़मीन के गिर्द, आप कह लें, अगर हम अर्थ का लेते हैं तो उसके गिर्द गोल दायरे में घूमना शुरू कर देते हैं। हम अपने जो है वो डेली सैटेलाइट पे लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, मैचेस देखते हैं फुटबॉल क्रिकेट वगैरह के, या लाइव शोज़ वगैरह देखते हैं, ये सारे सैटेलाइट के होते हैं। तकरीबन 4 to 5 सैटेलाइट जो हैं वो तकरीबन पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं। ये इनको जो है वो जियो स्टेशनरी कहा जाता है। जियो स्टेशनरी इसलिए कहते हैं कि आपको पता है कि हमारी ज़मीन जो है वो सिर्फ सर्कुलेट नहीं कर रही बल्कि स्पिन भी कर रही है, गोल दायरे में भी घूम रही है। तो ये जो इन हमारी ज़मीन की स्पिन की स्पीड होगी वही इनके सैटेलाइट की भी स्पिन की स्पीड होगी, जिसके साथ साथ जो है ये मूव करते रहेंगे। तो ये एक जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ये ज़मीन है, अर्थ है, ये कोई सैटेलाइट है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल, हमारी ज़मीन जो है वो ऐसे गोल दायरे में घूम रही है, स्पिन भी कर रही है, साथ साथ स्पिन कर रही है। तो इसकी जितनी स्पिनिंग होगी उसकी भी इतनी ही स्पीड होगी। तो अगर वो कोई ऑब्जेक्ट इसको यहाँ से देख रहा है तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा इधर से ये भी मूव करती जाएंगी। तो वो ज़मीन के हिसाब से हमें मूव करते हुए नज़र ही नहीं आते हैं, ठीक है, वो स्टिल नज़र आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बस में जा रहे हैं, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, आपके बिल्कुल साथ आकर एक और बस भी आ जाती है, उसकी भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो खड़ी हुई है, वो मूव ही नहीं कर रही है, क्योंकि आपकी और उन दोनों की जो स्पीड है मोशन की वो दोनों की सेम है। सिमिलरली जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, इसमें भी एक अर्थ मूव कर रही है तो दूसरा सैटेलाइट जो है वो भी उसी स्पीड से मूव कर रहा होता है, इसलिए ये हमें मूव करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे नज़र ये मूव नहीं कर रहे होते। इसलिए इनको जो है वो जियो स्टेशनरी, जियो कहते हैं अर्थ को, स्टेशनरी का मतलब स्टिल, नॉट मूविंग, जो मूव नहीं कर रहे होते। तो ये ज़मीन के हिसाब से ऐसे लगता है कि ये स्टिल हैं, मूव नहीं कर रहे, अपनी ही जगह पे खड़े हैं। बाकी ये होता है कि जो इनको लॉन्च किया जाता है, ये एक पूरा प्रोसेस है, काफ़ी डिफ़िकल्ट और एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें कि हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, वेदर सैटेलाइट जो हमें इस मौसम के बारे में बताते हैं, नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट्स हैं जिससे हम किसी भी अब डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते होते हैं। तो ये बहरहाल एक लंबा प्रोसीजर है आर्टिफिशियली तौर पे, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है कि हमारी ज़मीन है, ज़मीन के गिर्द जो है वो गोल दायरे में ऑब्जेक्ट, मैंने बताया कि आर्टिफिशियली तौर पर घूम रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज कि ये अर्थ है, ये ज़मीन है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ से हम कुछ हाइट के ऊपर जो है एक कोई भी एक सैटेलाइट है जो कि ऐसे गोल दायरे में इसके गिर्द सर्कुलेट कर रहा है। तो एक ख़ास एक्सेलरेशन होगा जिस पे ये रिवॉल्व करेगा तो ये रुकेगा, अदरवाइज ये नीचे गिर जाएगा। सो जब कोई सैटेलाइट मूव कर रहा होता है तो उसको हम जो है वो V0 या VO कहते हैं। इससे मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि जिससे ये मूव करेगा। अब अगर पीछे आपने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी है ये, कि एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि जब कोई बॉडी ऐसे गोल दायरे में घूम रही होती है तो उसकी वेलोसिटी नहीं होती बल्कि एक्सेलरेशन होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो हर लम्हा तब्दील हो रही है। ऐसे जाना चाहिए था, ये इधर घूम गई, इधर से इसको इधर जाना चाहिए था, ये इधर घूम गई, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब कोई बॉडी सर्कुलेट कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी काउंट नहीं होती, वो इसकी एक्सेलरेशन काउंट होती है। सो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? V0 का स्क्वायर ओवर R, ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इस एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करेंगे? G से। तो G इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर ओवर R हो जाएगा। अब अगर हमने V0 का स्क्वायर करना है, ये G इधर डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू GR। अब इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू GR। अब
स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए इन दोनों का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों का अंडर रूट ले लेंगे। सो वी नॉट इज इक्वल टू जी आर इन अंडर रूट। अब चूंकि ये बात हम कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बड़े ऑब्जेक्ट्स की, अर्थ वगैरह की, तो अब आपको पता है कि जो g है, g किसके इक्वल होता है, स्मॉल g। पीछे इक्वेशन में अभी हमने किया था दैट स्मॉल g इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम g की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, v नॉट इज इक्वल टू, इस g की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर इंटू आर इन अंडर रूट। ये वाला आर भी लगेगा, जी की वैल्यू तो ये आ गई सारी, इस आर, ये आर ऐसे रहा, ये एक आर इससे कट गया, तो जो हमारे पास वी ऑर्बिटल वेलोसिटी रही वो है जी मास ऑफ अर्थ ओवर आर, जितना भी इसका रेडियस होगा, इन अंडर रूट। यही ऑर्बिटल वेलोसिटी है। यहाँ पे आप इस वेलोसिटी में, अब ये है कि ये एक स्पेसिफिक हाइट पे जाके होते हैं, ऐसे नहीं, ये किसी ना किसी हाइट पे होते हैं। इसलिए पहले जो टॉपिक गिवन था वो वैल्यू ऑफ जी यानी आर प्लस एच किया था, तो इसमें भी आर प्लस एच कर देंगे हम, तो जो वी ऑर्बिटल हो जाएगा वो हो जाएगा जी एम ई ओवर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अंडर रूट। ये टोटल जो है वो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, जिससे उसको ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करना चाहिए। आज का हमारा लेक्चर जो है वो 15.2 15.3 तक ही था। 15.4 में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये इंशाल्लाह ताला कल इसको करके इसकी सारी डेरिवेशन और इसकी वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो भी कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करके। सो सब्सक्राइब करें ताकि जल्द अज जल्द जो है वो जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नेक्स्ट लेक्चर्स का। थैंक यू वेरी मच।